10⁻⁶। ये मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर पीपीएम लेवल V कैपिटल V 10⁻⁶। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ppm level is used to determine ppm level is used to determine concentration of solute when it is very less quantity. When it is in very less quantity, it is in very less कर लेंगे, it is in very less quantity। तो ppm लेवल यूज करते हैं सोल्यूट का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए बेटा, जब इसकी मात्रा बहुत कम होती है, जैसे वाटर का पोल्यूशन डिटरमाइन करने में। फॉर एग्जाम्पल, टू डिटरमाइन पोल्यूशन ऑफ वाटर, पोल्यूशन ऑफ वाटर नहीं, एयर करेंगे, पोल्यूशन ऑफ एयर, हाँ, एंड हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पोल्यूशन ऑफ एयर, एयर का पोल्यूशन डिटरमाइन करने में और वाटर की हार्डनेस डिटरमाइन करने में इसका यूज हम लोग करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग भैया, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं एक बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर। 500 ग्राम सैंपल ऑफ टूथपेस्ट contains 0.5 milligram fluoride ion. Find concentration of fluoride ion in ppm level. कहाँ डाउट बेटा, कोई समस्या क्या? सैंपल ऑफ टूथपेस्ट, दंत मंजन, टूथपेस्ट है, दंत मंजन है। 500 ग्राम सैंपल ऑफ टूथपेस्ट कंटेन्स 0.5 मिलीग्राम फ्लोराइड आयन। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन ppm लेवल। कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन ppm लेवल। यहाँ पर ध्यान रखिए बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर ppm लेवल W अपॉन कैपिटल W 10⁻⁶। यहाँ पर 0.5 मिलीग्राम है और ये 500 ग्राम है। यहाँ पर 10⁻⁶, ये ग्राम है, तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ppm लेवल 0.5, यहाँ पर 10⁻⁻3, यहाँ पर 5 × 10⁻2 × 10⁻⁶। तो 5 × 10⁻⁻4, 5 × 10⁻2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 10⁻⁶ बराबर 1 ppm।
ये 1 ppm आ जाएगा। हाँ बन गए हैं। चलो हटा के रिमूव कर दे पूरे को भैया। रिमूव कर देना है अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आगे बोलने चल रहा है आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, 11th वाले में या 12 वाले किसी एक में है, लिखिएगा। ए सैंपल ऑफ वाटर हैज क्लोरोफॉर्म अप टू 15 ppm आ जाओ बेटा, which is carcinogenic in nature, which is carcinogenic in nature। Find molality and percent strength of this sample। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, एक वर्ड आपने यूज किया कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाला। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाला। तो ध्यान दीजिएगा, एक वाटर का सैंपल है जिसमें क्लोरोफॉर्म 15 ppm तक है, और ये ppm जो है क्लोरोफॉर्म का कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है। तो आप जो सैंपल है इसकी मोललिटी बताना है और परसेंट स्ट्रेंथ बताना है। तो ध्यान दीजिएगा भैया सभी लोग, यहाँ पर देखें बेटा सभी लोग, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ppm लेवल। यहाँ पर ये फार्मूला है अपना, अभी यही फार्मूला बताए हैं हम, पहला परसेंट स्ट्रेंथ बताने चल रहे हैं। देखिएगा, ऊपर वाला मास ऑफ सोल्यूट है, नीचे वाला मास ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपने कहा 15 ppm है, ppm की हम 15 कर लिए। यहाँ पर W अपान कैपिटल W रहने दे रहे हैं, 10 पावर 6 है, 10 पावर 6 है। दोनों साइड में 10 पावर 6 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, 15 अपान 10 पावर 6। यहाँ पर W अपान कैप, यहाँ पर 10 पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, चलो हो गया। यहाँ पर दोनों साइड में 100 से गुणा कर दो, ये 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा, इसको कहते हैं परसेंट स्ट्रेंथ। ध्यान दो, आपको पढ़ाया गया है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसी को परसेंट स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंट स्ट्रेंथ बराबर कितना हो गया बेटा, 15, यहाँ पर 10 पावर 6, यहाँ पर इसको 100 को 10 पावर 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 10 पावर 2। ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 15 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 घात ऋण 6 बराबर 15 गुणे 10 की घात ऋण 4%। ये परसेंट आ गया, ये परसेंट क्या आ गया भाई, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है, तो परसेंट स्ट्रेंथ होता है, आ गया परसेंट स्ट्रेंथ। अच्छा, अब ध्यान दो, मोललिटी की बात करें, यहां पर दूसरा मोललिटी, यहां पर ध्यान देना बेटा, जितना परसेंट स्ट्रेंथ होता है, आपको पढ़ाए थे मोललिटी पिछले टॉपिक पे,
जितना परसेंट स्ट्रेंथ होता है वही क्या होता है, मास एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर परसेंट स्ट्रेंथ कितना है, तो यहाँ पर मास एब्सोल्यूट मतलब WA से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो जाएगा 15 गुणे 10 की घात ऋण 4। कितना, ऋण 4 है ना, तो 4 अंक के बाद अगर दशमलव लग जाए तो पावर हटा सकते हो। यहाँ पर कितने अंक दिख रहे हैं, 2, तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो हम लोग बराबर लिखेंगे 0 0 1 5, 4 अंक हो गया ना। यहाँ पर इतना ग्राम, इतना ग्राम सोल्यूट होगा। कब, जब सॉल्यूशन का मास कितना होगा 100। यहाँ पर W सॉल्यूशन कितना होता है बेटा 100, आपको पढ़ाया गया था। ये चीज अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपको पढ़ाया गया था, अगर सोल्यूट यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है तो सॉल्यूशन हम लोग क्या लेते हैं 100, क्या लेते हैं 100 ग्राम, तो इतना ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग आए WB, ये क्या है जी, फैन बंद कर दो अगर इन्वर्टर चल रहा, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन के मास से सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों मिल, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनते हैं, सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके सॉल्यूशन बनते हैं। तो अब सॉल्यूशन से अगर सोल्यूट हटा दो तो सॉल्वेंट मिल जाएगा ना। तो यहां पर है कितना 100 माइनस 0.0015, तो 100 से 0.0015 घटाओ, इसका मतलब ना घटाओ तो ही ठीक है, मतलब घटाओ या ना घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये लगभग, देखो इसको कहेंगे लगभग बराबर है 100 के। ये ऐसे लिखा गया तो इसको बराबर पढ़ते हैं, और ऐसे लिखा गया तो इसको लगभग बराबर पढ़ते हैं, किसके 100 के। मतलब कि 100 से हम लोग जब इतना घटाएंगे तो उस पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो घटेगा और नगण्य होगा, मतलब घटाने का कोई रोल नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, मोललिटी की बात करें तो फार्मूला क्या लिखे थे हम लोग, यहाँ पर स्मॉल m WA, यहाँ पर MW, यहाँ पर 1000, यहाँ पर क्या बेटा WB। तो WA कितना है 0.0015। यहाँ पर इसका क्लोरोफॉर्म का ये फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 119.5 आएगा, जिसको आप राउंड अप करके 120 मान सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 हम लोग मान ले रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखने वाले बेटा 1000, और यहाँ पर क्या लिखने वाले हो 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। इसको फिर से पावर के रूप में अगर लिख दिया जाए तो 15 गुणे 10 घात ऋण 4 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर दिया जाए तो ऊपर 5 और नीचे 4 आ गया, गुणे 10 की घात ऋण 4 पहले से था। सॉल्व करोगे तो 1.25 गुणे 10 की घात ऋण 4m, ये मोललिटी आ गई। क्या है भैया, तो ये चैप्टर आपका हो गया। आपको शायद पहले बता दिए थे मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, लिखवा दिए थे कि नहीं लिखवा दिए थे। तो मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। हो गया। तो ये चैप्टर बहुत लंबा चला, पढ़ाने के लिए मैं 3 लेक्चर में पढ़ाना था, लेकिन 9-10 लेक्चर में लगता हो गए होंगे, ठीक है, छोड़ सकते नहीं थे कुछ। अब इसके बाद जो हमें पढ़ाना था वो चैप्टर है सॉल्यूशन, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन अभी हम उसको छोड़ रहे हैं, छूट गया, ये छोड़ ही रहे हैं। मेंशन क्या है सॉल्यूशन, तो ये टॉपिक जो बीत गया और जो सॉल्यूशन है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पहले सॉल्यूशन ही पढ़ लेते हैं, जो छूटा हुआ उसको छूटा रहने देते हैं, पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्लान है वो अभी तक का ये है कि पहले इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ा लेते हैं और फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देंगे, और फिर ऐसा प्लान है कि ऑर्गेनिक हम पढ़ा देते हैं एक सिस्टम से क्रम में, और बाकी जो चैप्टर बच रहा है उसको मैडम पढ़ा देंगे।
ठीक है, नहीं तो पता लगा एक चैप्टर हम, एक चैप्टर वो, एक चैप्टर हम, एक। तो फिजिकल में मान लो थोड़ा बहुत बन भी जा रहा है, ऑर्गेनिक में एकदम नहीं बनेगा। बात समझ आ रही ना? फिजिकल में ठीक है, कोई बहुत इंटर रिलेटेड नहीं है, एक चैप्टर हम उठा लिए, एक वो उठा लिए, हाँ तो चल जा रहा है। लेकिन जब ऑर्गेनिक आएंगे तो पता लगा कॉन्सेप्ट कोई पढ़ा रहा है और रिएक्शन कोई पढ़ा रहा है, तो उससे फिर मजा नहीं आएगा। तभी सर से बात हुई हमारी उनकी, ठीक है। तो बस ये 2 चैप्टर हम पढ़ाने के बाद सॉल्यूशन और केमिकल बॉन्डिंग, और फिर ऑर्गेनिक में हम आ जाएंगे। बाकी जो टॉपिक पढ़े बचे हुए हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा मैडम से, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक बेटा। तो आप आ जाएंगे सॉल्यूशन पे। नया टॉपिक है, नया क्या है, इसी से रिलेटेड है, सॉल्यूशन। तो पीछे वाली कहानी सुन ही चुके हो, सॉल्यूशन आधा पढ़ा चुके हैं, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, ये सब उसी में है। तो सीधे हमें अब यहाँ पर क्या पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है बेटा, डिपेंड्स अपॉन, या प्रॉपर्टी आप सॉल्यूशन कर लें, क्या डिपेंड है बताना पड़ेगा ना। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट mole fraction of solute or number of molecules of solute। तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता हो, या मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता हो, या किस पर डिपेंड करता हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी सॉल्वेंट के नहीं, सोल्यूट के। तो ऐसे प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये 4 टाइप की होती है, कौन सी 4 टाइप बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, relative lowering in vapor pressure, osmotic pressure, elevation in boiling point, and depression in freezing point। ये फ्रीजिंग पॉइंट है। हमने जो डिप्रेशन कहा है इसको कई बार लोअरिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लोअरिंग। तो जैसे हम डिप्रेशन हटा लिखा के हट गए और एग्जाम में लोअरिंग पूछा गया है या कहीं पर लोअरिंग लिखा गया तो आप तो सोचोगे तो पढ़ाया नहीं गया है, ऐसा नहीं है, चीजें एक ही हैं। तो आप चाहे क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोले या लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट बोले, मतलब दोनों एक ही चीज है। अच्छा, यहाँ पर कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, 4। तो यहाँ पर सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से कंप्लीटली रिलेट करती हैं। तो यहाँ पर ईच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू अदर। तो प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से पूर्णतया संबंधित हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया क्यों पूर्णतया संबंधित हैं, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि पूर्णतया संबंधित हैं, तो आपका जवाब ये होगा कि सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जब मोल्स आप चेंज करोगे इसका मतलब सभी चेंज हो जाएंगे, और जितना एक चेंज होगा उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, सभी चेंज हो जाएगा, चूंकि सभी एक ही चीज पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं। भाई जैसे हम खड़े हैं यहाँ पर, ये बेंच है, आप लोग बैठे हो, अब ये फर्श हटा दिया जाए तो सभी गिरेंगे कि कोई गिरेगा, कोई बचा रह जाएगा, सभी गिरोगे ना। तो वही चीज, चूंकि सभी एक पर ही टिके हो
अब बेस हटा दो, अभी आप सब गिर जाओगे। तो वही सेम चीज है कि सारी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही हैं नंबर ऑफ मोल्स पर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज करोगे तो सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि एक चेंज होगी दूसरी चेंज नहीं होगी। अच्छा, इसमें आगे पूछा जाए कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, व्यापक है, मतलब किसकी चर्चा ज्यादा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, is most significant। CP, CP मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों भैया? एज इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या भैया, क्या डिटरमाइन करते हैं इससे? इट इज यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। मॉलिक्यूलर मास हम लोग सारे से डिटरमाइन कर लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज होता है। यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास, इसके हेल्प से हम लोग। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है, व्हिच वन इज CP, कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें भैया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। Which one is not CP? अगला क्वेश्चन, which one is not CP, कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो यहां पर आपसे अगर कहा जाए तो आप कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन CP नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। क्यों भैया? यहाँ रिलेटिव वर्ड हटा दिया गया, देख लो। अच्छा, अभी तो बोर्ड पे लिखा गया है, अभी सब पढ़े हो, तत्काल में जान ही रहे हो, लेकिन तब एग्जाम का प्रेशर भी होगा, भूले भटके भी रहोगे, तो लगेगा पढ़ा तो सब गया है, तब तुक्का ताल भिड़ाओगे, किस्मत रही तो पहला बता दोगे, नहीं कोई और बता दोगे। ठीक भैया, तो ध्यान रखिएगा। चलें आगे बेटा, रिमूव करें। CP does not depends upon number of molecules of solute, mole fraction of solute, number of moles of solute, mole fraction of solvent। तो CP किस पर डिपेंड नहीं करता, तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यहां पर आगे हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। आपकी हेडिंग हो जाएगी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर
अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर लिक्विड होता है, ये वेपर में कन्वर्ट होता है। ये वेपराइजेशन कहलाता है। कंडेंसेशन कहलाता है। ध्यान देना बेटा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस को वेपराइजेशन, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। यहां पर आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर क्लोज्ड है, इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल फिलअप हैं, ये लिक्विड मॉलिक्यूल फिलअप हैं, भरे हुए हैं। यहां पर आप इसको हीट कर रहे हो, तो जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल भरे गए हैं तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे, इन मॉलिक्यूल के बीच में आपस में फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स के कारण ये एक लिमिटेड एरिया में मूव कर रहे हैं, लिमिटेड एरिया में मूव कर रहे हैं, इस एरिया को छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब हीट करेंगे तो हीट करने पर मतलब टेम्परेचर जब लोग बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, आपस में एक फोर्स इनका जो था, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा तो ये इस एरिया को छोड़कर यहाँ पर आएंगे, और जब यहाँ पे आएंगे तो कहा जाएगा वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, उस फोर्स के कारण ये बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जब आपने टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, या टेम्परेचर के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया, जिसके कारण ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हो गया, जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल थे यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए। मॉलिक्यूल छोड़ के क्या हो गए, ये बाहर आ गए। भाई आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती, आप सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे हो, लेकिन अगर कमरे में अचानक आग लग जाए तो सारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, कि रहेगी, पहले भागोगे। ठीक है, तो ये सेम चीज है कि चाहे जितनी अच्छी दोस्ती रही हो, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोस्ती खत्म हो जाएगी, और क्या होंगे, ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान दो, ये वेपर स्टेट में आ जाएंगे। तो जब वेपर स्टेट में आ जाएंगे तो इनमें क्या होगा, आपस में कोलिजन होगा, ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, कंटेनर के वॉल से कोलाइड करेंगे और लिक्विड के सरफेस से कोलाइड करेंगे। इस कोलिजन में दो चीजें होंगी, एक तो इनकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, तो एनर्जी, वेपर मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, इसका मतलब कुछ की एनर्जी घटेगी, कुछ की बढ़ेगी। तो जिसकी घटेगी वो वेपर जो था फिर से लिक्विड में आ जाएगा, जिसकी घटेगी वो किस में आ जाएगा, वेपर में, मतलब लिक्विड में, और जिसकी नहीं घटी वो ऐसे रह गया। तो इसका मतलब ये जो वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल गए थे अब लौटेंगे किधर, लिक्विड स्टेट में। तो पहले ये वेपर स्टेट में ज्यादा जा रहे होंगे, लिक्विड स्टेट में कम थे, लेकिन धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में भी मॉलिक्यूल आने लगेंगे, और एक समय आएगा कि दोनों सेम रेट से क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। एक समय आएगा कि दोनों क्या करेंगे, सेम रेट से प्रोसीड करेंगे। मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन जब दोनों सेम हो जाएगा उस कंडीशन को लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। तो जब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे तब भी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते रहेंगे, कंटेनर के वॉल से कोलाइड करते रहेंगे, ये कोलिजन इनका क्या होगा, चलता रहेगा। और कोलिजन चलता रहेगा इसका मतलब यहाँ पर, अच्छा, कोलिजन के कारण प्रेशर भी डेवलप होता है, तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे भैया, उसी प्रेशर को क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। बात सुने ना, जब ये इक्विलिब्रियम पर आ गए हैं ऐसे, तो ये आपस में तो कोलाइड कर ही रहे थे, ये मतलब इनका कोलिजन चल रहा था, ऐसा नहीं कि कोलिजन खत्म हो गया था। तो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कंटेनर के वॉल से कोलाइड कर रहे हैं, लिक्विड के सरफेस से कोलाइड कर रहे हैं, उस कोलिजन के कारण एक प्रेशर डेवलप हुआ है, उस प्रेशर को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कह रहे हैं। तो अगर आपसे कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर
exerted by vapor on liquid surface at equilibrium condition. Pressure exerted by vapor on liquid surface at equilibrium condition. तो मतलब वेपर के सरफेस पर, सॉरी लिक्विड के सरफेस पर वेपर के द्वारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसको लोग क्या कहते हैं बेटा? वेपर प्रेशर कहते हैं। अच्छा, अब वेपर प्रेशर यहां पर आप इसको हीट कर रहे हैं, तो अब वेपर प्रेशर की बात अगर यहां पर किया जाए तो वेपर प्रेशर किन कारक पर डिपेंड करेगा? एक तो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर। किस पर डिपेंड करेगा बेटा? सरफेस एरिया पर। ये एरिया अगर ज्यादा है ये, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल यहां पर वेपर स्टेट में जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करेंगे? वेपर स्टेट में जाएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर वेपर स्टेट में जा रहे हैं तो इसका मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या हुआ है? बढ़ गया है। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ गया है, इसका मतलब ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल हो गए हैं। अब यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको इधर खिसका देना, नहीं तो उतल खिसका दो इधर, ठीक है? तो यहाँ पर वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पर डिपेंड करेगा किस पर? टेम्परेचर पर। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर क्या करो? बढ़ाते जाओ। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपराइजेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। फिर वेपराइजेशन बढ़ेगा तो ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल बनेंगे, ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा, ठीक बेटा? तीसरा डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मतलब अंतर आणविक आकर्षण बल कहेंगे। इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे थे? आकर्षित कर रहे हैं। और जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये आकर्षण बल क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी एग्जांपल भी दिया कि आप लोग सब एक दूसरे दोस्त हो, हाथ पकड़ के भी क्लास में बैठे हो, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा सब भाग गए। भाग गए कि नहीं? तो निकलते समय किसी का हाथ पकड़ के निकलोगे, वैसे भाग जाओगे। लेकिन अगर एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी तब साथ लेके जाएगी या नहीं जाएगी? बात सुना ना? क्यों? क्योंकि वहां बॉन्डिंग बहुत मजबूत थे। वहां बॉन्डिंग क्या थे? बहुत मजबूत थे, ठीक है? तो सेम वही चीज है कि यहां पर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है तो ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाओ। बढ़ाने से ऐसा नहीं होगा कि निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, लेकिन तब जो मॉलिक्यूल निकल रहे थे उनकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो संख्या कम हो जाएगी तो यहाँ कोलिजन कम हो जाएगा, कोलिजन कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखा गया है, ठीक बेटा? और यहां पर ध्यान दो, ये बॉइलिंग पॉइंट के, ये बॉइलिंग पॉइंट यहां पर ध्यान रखिए। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर और ये है बॉइलिंग पॉइंट। दोनों को आप लोग एक ही न मान लेना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब आप ऐसे समझ लो कि आपके पास दो लिक्विड हैं। कितने लिक्विड भैया? दो। एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 50 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को आप 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो। जाओ देखो मार्कर अगर दूसरा हो तो मार लो भैया। दोनों को आप 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो। अब बताओ कौन वेपर में जाएगा? 80 डिग्री सेल्सियस वाला या 50 डिग्री सेल्सियस? 80 वाला पहले वेपर में चला जाएगा। वेरी गुड। कौन जाएगा वेपर में? 50 वाला वेपर में जाएगा, 80 वाला वेपर में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये जल्दी बॉयल करने लगेगा, 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लगेगा। तो बॉयल करने लगा तो इसका मतलब यहाँ पर वेपर बनना शुरू हो गया। ये 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे तब वेपर में कन्वर्ट होगा। बात समझे ना? अब दोनों को अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट करो तो इसका मतलब यहाँ पर वेपर बनेगी, यहाँ कोलिजन होगा, यहाँ प्रेशर होगा।
यहाँ पर वेपर नहीं बनेगी, कोलिजन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। तो जहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक और पॉइंट अगर इसका देखा जाए बेटा तो वो है कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बोलना चाहोगे या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में? कंसंट्रेशन के आधे लोग डायरेक्टली बोल दो, आधे इनवर्सली, कम से कम आधे का सही हो जाए। कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। ध्यान दो कैसे, ध्यान दो, यहां पर ये प्योर वाटर मॉलिक्यूल मान लो, प्योर वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहां पर जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो क्या है, शून्य है, और प्योर वाटर है, इसका मतलब ये प्योर सॉल्वेंट है। क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो जब हीट करोगे तो जितने गोले बनाए गए हैं सब वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल निकलना चाहे तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन जब इसमें थोड़ा सा आपने सोल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया भैया, सोल्यूट मिला दिया, तो जब आपने इसमें थोड़ा सा सोल्यूट मिला दिया तो हुआ क्या, यहां पर हो सकता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देख रहे थे ये सोल्यूट में बदल गया, ये किस में बदल गया, सोल्यूट में बदल गया। जब सोल्यूट मिला दिया तो ये मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब हीट करोगे तो ये जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वेपर में नहीं जाएगा, तो ना तो ये जाएगा और ना पीछे वाले मॉलिक्यूल को जाने देगा। जैसे भी मान लो गेट पर कोई भारी भरकम आदमी खड़ा हो जाए, उसको आने जाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको तो निकलना है, तो अभी ऐसे गेट खुला हुआ निकलना है और वहां कोई खड़ा हो गया, अब आपको निकलना है, तो किस कंडीशन में आसानी से निकल जाओगे, जब कोई नहीं है आसानी से निकल जाओगे। तो वही जब यहाँ कोई मॉलिक्यूल नहीं था तो जो यहाँ पे थे तो निकल ही रहे थे, पीछे वाले निकल जा रहे थे, लेकिन अब ये जो है ना खुद निकलेगा नहीं, अगले को निकलने नहीं देगा। अब मान लो कंसंट्रेशन आपने और बढ़ा दिया, तो कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया तो एवी मॉलिक्यूल किसका हो गया, सोल्यूट का, एवी मॉलिक्यूल किसका हो गया, सोल्यूट का। अब ना तो खुद निकलेगा और ना अगले को निकलने देगा, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गया, कम हो गया। रेट ऑफ वेपराइजेशन कम हो गया तो वेपर मतलब कम वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। इसको लिख लिए हो कि नहीं लिख लिए हो? तो ये फैक्टर जो है, ये कितने फैक्टर लिखे गए, 5 फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। मिटा रहे हैं बेटा, मिटा दे भैया, चलो नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is always less than, vapor pressure of solution is always less than its pure solvent, always less than its pure solvent. Vapor pressure of solution is always less than its pure solvent. तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है अपने प्योर सॉल्वेंट से हमेशा क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा फैक्टर सही होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पहला, और कोई
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यही गलती आप लोग कर बैठोगे। आपको लग रहा है कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो सोल्यूट बार बार बोले। वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अभी अभी आपको पढ़ाया गया जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हम लोग जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते दिमाग में ऐसा फील होता है कि हम लोग सोल्यूट ही सुनने लगते हैं। वही सुनने में अच्छा भी लगता है क्योंकि इतनी बार सोल्यूट पढ़ डालते हैं। ठीक है, लेकिन वेपर प्रेशर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक बेटा, तो इन छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान रखना है। चलो मिटा रहे हैं अब इसको। आपकी हेडिंग हो जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पर रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट। रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट is known as relative lowering in vapor pressure। यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर ये P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। कहानी लिखा नहीं रहे, वैसे समझाते चल रहे हैं। जब इसमें आप सोल्यूट मिलाएंगे, ऑन एडिशन ऑफ सोल्यूट, अब आप सोल्यूट मिला दिए, बल्कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कहा जाए, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो क्या हो जाएगा, पीएस बन जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सोल्यूट मिला दिए तो सॉल्यूशन हो गया ना। तो पहले वेपर प्रेशर कितना था, सॉल्वेंट था पी नॉट, आपने सोल्यूट मिला दिया, कितना हो गया, पीएस। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है या सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का। अभी भी आपने लिखा कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है अपने प्योर सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट से कम होगा। तो सॉल्वेंट का ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का क्या होगा, कम। तो पहले जो था और जो बाद में हो गया दोनों का अंतर ले लो तो चेंज आ जाएगा। तो यहां पर कितना कम हुआ ये पता चल जाएगा। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस। ये हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन क्या हो जाएगा बेटा, वेपर प्रेशर। और अब यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पर हम लोग डेल्टा पी अपॉन पी नॉट लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही तो आपने डिफाइन किया कि ध्यान दो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट। मतलब वेपर प्रेशर में जो कमी हुई है उसका डिवाइड कर दिया जाए किससे, प्योर स्टेट में जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है उससे। तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स यहां पर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स है, i.e. relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute। तो राउल्ट के अनुसार क्या सही भैया,
राउल्ट के अनुसार क्या सही है कि रिलेटिव लोगरिथम इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। नोट करके राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा पॉइंट बेटा, सोल्यूट should not be dissociate or associate. Solute should not be dissociate or associate. तो सोल्यूट को डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करना चाहिए, सोल्यूट को डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करना चाहिए। लिख लो फिर आगे बढ़ा जाए। भैया आगे रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आर मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों फार्मूला एक साथ हम बता दे रहे हैं, तो उसके बाद सीधे फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। इधर देखना, देखें बेटा, इधर वी नो, यहां पर डेल्टा पी अपान पी नॉट, यहां पर क्या लिख रहे हो, एक्स ए क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, डेल्टा पी अपान पी नॉट। एन ए यहां पर क्या लिखोगे, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, ये तो लिखते हो। यहां पर डेल्टा पी क्या लिखने वाले बेटा, पी नॉट, एन ए मतलब मोल, तो यहां पर मास अपान मॉलिक्यूलर मास, यहां पर मास अपान मॉलिक्यूलर मास, ये सोल्यूट का हो जाएगा और ये सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो डेल्टा पी अपान पी नॉट, ये ध्यान दो बेटा, ये एक फार्मूला हो गया। इधर एक ना, if solution is dilute then Na is less than Nv or Wa upon Wv, Wa upon Ma is less than Wv upon Mv। ये ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो ये जो सोल्यूट का मोल है ये सॉल्वेंट के मोल की तुलना में क्या होगा, नगण्य होगा, मतलब इसकी तुलना में बहुत कम होगा। तो बहुत कम होगा तो इसको इसमें जोड़ें या ना जोड़ें, वही सेम चीज यहां पर लिख दिया गया कि इसको इसमें जोड़ें या
ना जोड़ें। तो अगर इसको इसमें नहीं जोड़ेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपान पी नॉट, यहाँ पर डब्ल्यू ए अपान एम ए, ये ध्यान दो, अपान एम ए, यहाँ पर डब्ल्यू वी अपान एम वी, यहाँ पर डेल्टा पी अपान पी नॉट, यहाँ पर भैया डब्ल्यू ए अपान एम ए, यहाँ पर एम वी अपान डब्ल्यू वी। ये ध्यान दो, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है। क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बीच में क्या है, रिलेशन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट लिखे हो ना, आगे इसी को मोलरिटी में बता देते हैं। तो यहां पर ये फार्मूला आप याद रखेंगे। यहां पर फर्दर यहां पर ध्यान दो बेटा, डेल्टा पी अपान पी नॉट, इधर देखिए भैया डब्ल्यू ए अपान एम ए आपने लिखा है, यहां पर एम वी अपान डब्ल्यू वी, दोनों साइड में आप एम बी से डिवाइड कर दो, तो यहां पर एम बी आ जाएगा। यहां पर एम बी से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला एम बी कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड में 1000 से गुणा कर दो, यहां पर गुणे 1000। देखो टा, इधर देखो, दोनों साइड में आपने एक, पहले सुन लो, ये फार्मूला आपने यहां भी लिखा है, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहां पर एम बी से डिवाइड कर दिए तो एम बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल। इधर एम बी से डिवाइड करेंगे यहां पर, तो एम बी था ना, यहां पर क्या आ गया, एम बी आ गया। अब दोनों साइड में 1000 से गुणा कर दो तो यहां भी 1000 आ जाएगा, यहां पर 1000 आ जाएगा। इतने को आप लोग मोलरिटी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, मोलरिटी। तो यहां पर डेल्टा पी अपान पी नॉट, यहां पर 1000, यहां पर गुणे एम बी, ये आ गया मोलरिटी। यहां पर हम आपको ध्यान देना, ये फार्मूला बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। तो इसी दो फार्मूले पर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन कम से कम बनाना है। शुरू किया जाए। ऊपर पहले मिटा दें। एक चीज बहुत क्लियर जान लो, ध्यान देना। इधर फिर से हम ये फार्मूला लिख रहे हैं बेटा, डेल्टा पी अपान पी नॉट, यहां पर डब्ल्यू ए अपान एम ए, यहां पर क्या लिखे हो, एम बी अपान डब्ल्यू बी। इस डेल्टा पी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी नॉट माइनस पी एस लिख सकते हो। नीचे क्या है, पी नॉट। यहां पर हम फिर से लिख रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। यहां पर डब्ल्यू ए, यहां पर क्या लिख रहे हैं बेटा, एम ए, यहां पर एम बी अपान क्या लिख रहे हो भैया, डब्ल्यू बी। फिर से वही रिपीट मार दिए, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब यहां पर हम इसको पी एस कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, पी एस। यहां पर क्या है, पी नॉट है। ये फार्मूला आप कब यूज करोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये फार्मूला फॉर एग्जैक्ट आंसर ऑफ एनी सॉल्यूशन। अगर एग्जैक्ट आंसर आपको लाना है तो फिर आप ये फार्मूला यूज करोगे। बात समझ रहे ना। अच्छा, अब आप हमें बताओ कि कौन से फार्मूले से क्वेश्चन आप लगाना पसंद करोगे। ऊपर वाले से, किसे लगाना चाहोगे,
फिर से हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर इससे आएगा, लेकिन क्वेश्चन हम इसी से लगाएंगे। जो क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे वो इसी पे आने वाले होंगे। बात क्लियर हो गई? फिर हम क्यों इसको बताने के लिए सरदर्द मोड़ ले रहे हैं? जब हमारे क्वेश्चन इसी पे पूछे जा रहे हैं, आंसर इसी पे आ रहा है, तो फिर इसको बताने की जरूरत क्या है? बताने की जरूरत इसलिए बेटा, मान लो आप बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे, आप जब सॉल्व करोगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बने होंगे, बात सुने ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन बने होंगे, आप सॉल्व भी करोगे इस फार्मूले से और आपको लगेगा हमने तो एकदम, कहीं हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं है। पूछोगे कि सर हमने पूरा सॉल्व तो सही किया, हाँ सही सॉल्व किया, फिर हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर इसलिए नहीं आ रहा है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको मान के दिया गया है कि हमें इस फार्मूले को यूज करना है, मतलब हमें कंसंट्रेट सॉल्यूशन है वो, बात हो रहा ना। तो सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेट है, तो कंसंट्रेट है तो हमें इस फार्मूले का यूज करना है। कुल मिला के हमारा फिर से कहने का मतलब है कि आप इसी फार्मूले का यूज करिएगा। हाँ, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो एक बार आप इससे ट्राई कर लीजिएगा। बात क्लियर हो गई? तो ये चीज हो गया, इससे हम लोग मतलब क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब हम जो फार्मूला 2 पढ़े हैं, 2-3 इसी पर कुछ क्वेश्चन बनाने चल रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन is 640 mm on Hg, and on dissolving non-volatile solute to it, its vapor pressure become 600 mm, इसको इधर लगा लो बेटा, 600 mm on Hg. Find mole fraction of solute. Find mole fraction of solute. इसको इधर करो, अब सेट करो। Find mole fraction of solute. तो अब देखना बेटा, यहां पर बताना सभी लोग, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? पी नॉट 640 है, आपने डिजॉल्व किया तो सॉल्यूशन बन गया कितना भैया? 600। तो यहां पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यहां पर क्या हो जाएगा? 1 से। यहां पर 640 माइनस 600 अपॉन 6, सॉरी, यहां पर ये मोल फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया बेटा? मोल फ्रैक्शन आ गया। एक क्वेश्चन नीट में एक बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम फिर से बोल दे रहे हैं। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ऑन डिजॉल्विंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट in a liquid, its vapor pressure is lowered by 10 mm on Hg. ये लिक्विड है, लिक्विड 10 mm on Hg. When mole fraction of solute
is 0.2. If lowering in vapor pressure is 20 mm, energy, find mole fraction of solvent. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है, भी नहीं किसी और एग्जाम का है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दे दें 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। एक ही प्रॉपर्टी जब दो बार नाम लिया जाए, इसका मतलब दो इक्वेशन हमें बनाना है। एक ही प्रॉपर्टी जब दो बार नाम लिया जाए या बताया जाए या पूछा जाए, तो इसका मतलब आप कितने इक्वेशन बनाएंगे? दो। कौन सी प्रॉपर्टी दो बार नाम लिया गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पर ध्यान दो, लोअर्ड बाय 10 mm और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना है? 20 mm। तो यहां पर आपका फार्मूला क्या है बेटा? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, यहां पर एक से, ये फार्मूला है। तो पहले लोअरिंग कितने की है? 10 की। यहां पर पी नॉट आपको मालूम नहीं है, मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2। कितना है? 0.2। यहां पर 20, यहां पर एक से, इक्वेशन 1। यहां पर इक्वेशन 1/2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या करते हैं? 2। तो ध्यान दो बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला पी नॉट और ए पी नॉट कैंसिल हो जाएगा। सब लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर बचेगा क्या? 10/20। यहाँ पर क्या? 0.2 अपॉन एक से, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x a बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 0.2। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? 0.4। ऑप्शन में दिख रहा है ना? आप यही मारेंगे और गलत कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बारीकी से सॉल्वेंट कह दिया है। बहुत बारीकी से क्या कह दिया है? सॉल्वेंट। और हमने निकाला क्या है? सोल्यूट। पहले दिया क्या गया था? सोल्यूट दिया गया था। 0.2 सोल्यूट था। 0.2 क्या था? सोल्यूट। ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो यहां पर 0.4 प्लस XB इक्वल टू 1। तो XB इक्वल टू 1 माइनस 0.4, दैट इज 0.6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। चले भैया, रिमूव कर रहे हैं इसको, थोड़ा जल्दी करो, 4-5 क्वेश्चन लगाना है अभी आज। अगला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mm Hg on dissolving 2 gram non-volatile solute in its, on dissolving 2 gram non-volatile solute in its
39 ग्राम। Its vapor pressure is lowered by 40 mm on Hg. Find molecular mass absolute. Find molecular mass absolute. यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर P नॉट 640 है, डेल्टा P लोअरिंग कितना है 40 है, कितना डिजॉल्व किए हो 2 ग्राम, कितने में डिजॉल्व किए हो भैया 39 ग्राम में। आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P नॉट, यहाँ पर WA, यहाँ पर MA, यहाँ पर MB, क्या लिखो बेटा WB। डेल्टा P कितना है 40, P नॉट कितना है 640, 2 ग्राम डिजॉल्व किए हो। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बेंजीन फार्मूला होता है C6H6, मॉलिक्यूलर मास इसका सॉल्वेंट का 78 हो जाएगा, 39 ग्राम में डिजॉल्व किया है, तो ये नीचे आ जाएगा 16, ये ऊपर आ गया 2, 2 दूनी 4 और 16 चौक 64, तो MA बराबर कितना आ जाएगा 64 आ गया। MA कितना आ गया भैया 64। एक क्वेश्चन जो अब बोलने चल रहा है ये भी नीट में पूछा गया है और यही सेम क्वेश्चन बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, नॉट क्लोरोफॉर्म, पायरिल CCl4 है, प्योर CCl4 इज 200 mm on Hg, 200 mm on Hg। on dissolving 2 ग्राम non volatile solute in its 100 milliliter solution, its vapor pressure become 180 mm on Hg। if density of pyrene is 1.54 gram per milliliter, 1.54 gram per milliliter, find molecular mass absolute। ध्यान देना, इधर ध्यान बेटा, कितना आपने सोल्यूट डिजॉल्व किया है, कितना बेटा 2 ग्राम, कितने में डिजॉल्व किया है 100 मिलीलीटर में, डेंसिटी कितना है 1.54 ग्राम है, P नॉट कितना भैया 200 है, PS कितना है 180 है। यहाँ पर फार्मूला हमारा होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट WA, यहाँ पर MA, यहाँ पर MB, इधर ध्यान दो, यहाँ पर WV, इधर ध्यान से देखो, कहीं पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम फार्मूले में है कहीं, और यहाँ वॉल्यूम दिया गया लेकिन साथ में डेंसिटी दे दिया गया, तो इसका मतलब ये जो मास है ये वॉल्यूम इनटू क्या है डेंसिटी है। मास जो है क्या है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पर क्या लिखो भैया 200 माइनस 180 बटे 200
यहाँ पर कितना बेटा 2 ma मालूम नहीं है। यहाँ पर CCl4 का मॉलिक्यूलर मास 154 होता है। यहाँ पर 100 गुणे 1.54, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा 20/200, 2/ma, तो यहाँ पर 1/10, 2/ma, तो ma बराबर कितना आ जाएगा 2 × 10 बराबर 20। आगे चले बेटा भैया। रिमूव कर दें। चलो अगला, ये क्वेश्चन जो बोल रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में बना भी है, एनसीईआरटी में बना हुआ है, हालांकि हम डाटा बदल के थोड़ा सा बोल रहे हैं। और जो बोल रहे हैं आया हुआ क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में किसमें आया ध्यान नहीं है, देखें। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolving 30 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट in 90 ग्राम वाटर is 21.85 mm on Hg. When 18 gram water is further added, vapor pressure of solution is, वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन बिकम करेंगे, इज नहीं, बिकम 22.15 mm on Hg। आप देखिएगा सेम क्वेश्चन आपके बुक एनसीईआरटी में दिया गया है, हम डाटा बदल दे रहे हैं, mm on Hg। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। वैसे एक ही पूछेगा, इसमें दोनों नहीं पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा। यहां पर आप अगर ध्यान दे रहे हो बेटा, आप ध्यान से देख लो, आप फिजिकल केमिस्ट्री, हम पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक बात नहीं, जब भी एक ही प्रॉपर्टी 2 बार बोल दे मतलब 2 इक्वेशन बनेगा। आप में से कौन बताएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी 2 बार बोली गई है, कौन सी प्रॉपर्टी 2 बार बोली गई है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2 बार दिया गया ना, इसका मतलब 2 इक्वेशन बनेगा। पहले क्या था, पहले आपने डिजॉल्व किया था कितना, 30 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व किया था, कितने में भैया, 90 ग्राम वाटर में। तब सॉल्यूशन कितना था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 21.85 था। अब अपना फार्मूला क्या होता है बेटा, यहां पर PS P0 माइनस PS अपॉन P0, बोलो WA
यहाँ पर एम ए एम बी अपान बोलो बेटा डब्ल्यू बी। यहाँ पर कितना है, पी नाट मालूम नहीं है, 21.85 है, ये पी नाट है। यहाँ पर डब्ल्यू ए कितना डिजॉल्व किया, 30 ग्राम, एम ए मालूम नहीं है। यहाँ पर एम बी वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होगा और यहाँ पर 890 ग्राम वाटर है। 18 पंचे 90 और 5 छक 30, तो यहाँ पर पी नाट, यहाँ पर 21.85, यहाँ पर पी नाट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/m ए। इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन बन गया। यहाँ पर ऑन एडिशन ऑफ 18 ग्राम वाटर, जब आप 18 ग्राम वाटर ऐड कर देते हो तो क्या जब वाटर मिलाओगे तो सोल्यूट बदलेगा, उतने रहेगा ना। तो डब्ल्यू ए कितना रहेगा बेटा 30 ग्राम, डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा 90 तो पहले था, 18 आपने फिर से मिला दिया 108 हो गया। वेपर प्रेशर पीएस कितना हो गया, पीएस 22.15। अब यहाँ पर पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट, डब्ल्यू ए यहाँ पर एम ए एम बी अपान डब्ल्यू बी, कितना लिख रहा है बेटा पी नाट कितना 22 नहीं, पी नाट ही रहेगा, ज्ञाति करना है इसको। तो पी नाट यहाँ पर 22.15 पी नाट, डब्ल्यू ए कितना बेटा 30, एम ए मालूम नहीं, एम बी 18, डब्ल्यू बी 108, ये 6 ये 5 पी नाट। यहाँ पर इक्वेशन 1/2, ध्यान दो बेटा, ध्यान से देखो सभी लोग। इक्वेशन 1/2 करेंगे तो नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों। तो यहाँ पर बचेगा क्या, पी नाट माइनस बोलो 21.85 अपान पी नाट माइनस बोलो बेटा 22.15, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तिरछा गुणा, तो 5 इंटू पी नाट माइनस 21.85 बराबर 6, यहाँ पर पी नाट माइनस कितना बेटा 22.15। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमें लगता है ये वेपर प्रेशर, चलो देख ही लो कितना आएगा, हाँ 23.65, पी नाट आ जाएगा 23.65। तो यहाँ पर 5 पी नाट, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 25, 5 8 40, 2 42, 5 1 5 4 9, 5 दूनी 10, ये 6 पी नाट, ये 6 पंचे 30, 6 के 6 3 9, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, ये इधर ध्यान दो, इसको इधर लाओ इसको इधर ले जाओ, तो पी नाट बराबर कितना आ जाएगा 23.65। अगर आपसे कोई पूछे, मान लो आपसे वेपर प्रेशर आप वाटर ही पूछा गया होता, तुम्हारा आंसर आ चुका है, आगे हमें बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अगर सॉल्व कर लिए हो और आपको चेक करना है कि आंसर हमारा सही है या नहीं, तो कैसे समझेंगे कि हमने आंसर अपना सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, किसका वेपर प्रेशर निकाले हो, वाटर का। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। आज हम लोगों ने पढ़ना ही यहीं से शुरू किया है कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने 2 बार लिखा है,
एक बार 21.85, दूसरी बार 22.15, दोनों वैल्यू इससे क्या है, कम है। इसका मतलब सही है, मतलब ये वैल्यू दोनों से ज्यादा आया ना, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आना चाहिए, और आया भी है, इसका मतलब ये सही आपने सॉल्व किया है। अब यहां पर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसी इक्वेशन में रख दो, तो यहां पर क्या, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी नॉट इन इक्वेशन 1 मान लो, बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, 23.65 माइनस कितना, 21.85, कितना बेटा, 23.65, यहाँ पर कितना, 30/, अच्छा 6/MA सॉल्व कर लिया गया ना इसको, तो 6/MA। अब यहाँ पर कितना आएगा, हाँ 2.8 या 1.8, 1.8 आना चाहिए। ये 0.3 आ जाएगा, दशमलव उठाएंगे, 236.5/3, 3×7=21, 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा, 3×8=24, फिर 25 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाएंगे तक। अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे तो ध्यान दो क्या पढ़ेंगे, अभी इस पर 2 क्वेश्चन और लगाना है, छूट जा रहा है, उसको सॉल्व कर लेंगे, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे आइडियल और सॉरी अभी वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड पढ़ेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो इतना कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर पे खत्म हो जाए। ठीक भैया, ठीक बेटा, तो आज की कहानी है, तो कोई डाउट, ठीक है, और थोड़ा जब आइएगा तो आप पढ़ के आइएगा जब लेक्चर लगा रहा है, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात काफी लंबे समय के बाद होती है। नहीं, अब अगले हफ्ते से 2 बार मिलेंगे। नहीं, बस कुछ बात हुई है सर से, है ना, आप लोग अपनी समस्या बताया करिए। बात हुई है कुछ, हम लोग सुधार करेंगे उसमें, ठीक बेटा। हाँ